मैं दुल्हन बनकर बड़े अरमान से मेरे पति गौरव के घर आई थी तो मेरी ननंद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मेरा वजूद कांप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननंद ने गौरव के कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था कुछ ही देर में गौरव कमरे में आ जाएंगे। यह सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोच का ताना बोना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने गौरव था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसका डर मुझे खा जाएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा। उसके माथे पर बल पड़े। वह अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा जोर से उसने बंद कर दिया। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर ही यूं लगा जैसे सीने में ही थम हो गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी में अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे मैं भूल ही गई थी। गौरव ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो उठो बेटा, जरा बेड की चादर बदलने दो। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतारकर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। यह देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा था। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी। कहने लगी, गौरव इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की शरीफ है कि नहीं? यह सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी सास कमरे में जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपनी हाथ की उंगलियां चटकाने लगी थी। डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। गौरव कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वह मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं बुरी तरह से कपकपाने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी छुआ और ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुका रहा। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने तुम्हारी खूबसूरती का जितना सुना था उससे भी ज़्यादा हो। मेरी माँ ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम ही थी। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बा निकाली जिसमें शायद मुँह दिखाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट की चैन निकाली, फिर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब गौरव की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगी तो मेरी जान पर बनी थी। उसकी आंखों में नशा बढ़ने लगी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान कतरा कतरा निकाल रहा था। जैसे ही वह मेरे करीब बढ़ने लगा मैं फौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, पति हूँ मैं तुम्हारा, हमारा शादी हुआ है। हम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। यह कहते हुए गौरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया जो बर्फ की जैसी सर्द था। शायद वह मुझे अपने बाहों में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला तारी हो गया। वो कहने लगा, यह प्रकृति का नियम है, हमारे बीच जो भी होगा वह जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से दूर हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। यह याद है कि गौरव मुझे हिला डुलाकर कह रहा था कि पूजा, तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ट्रिप लगी हुई थी और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सिराने मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और गौरव कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यह सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो लेटी। लेडी डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ट्रिप खत्म हो गौरव से कहिए ट्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी। कहने लगी, इसको ध्यान से इस्तेमाल करवाइए। जल्द ही डॉक्टर हिदायत देकर जा चुकी थी। सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। यह कहकर वह भी कमरे से बाहर निकल गई। गौरव के माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था।
मैं अभी तक शादी के जोड़े में ही थी, लेकिन उसने दूसरे कपड़े पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा, कहने लगा, यह क्या तमाशा किया था तुमने? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैंने नज़रें चुरा ली। कहने लगा, आर यू स्टूपिड पूजा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था? मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दे, मुझे शादी से डर आ रहा था। मेरी बात सुनकर तो वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, तो इसका हल ये था जो तुमने किया? पूरी रात तुमने हम सब घर वालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को ही शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बनने जा रही होती है और पति से उसका रिश्ता काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी। मुझे प्यार से समझाने लगा, कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ। मैंने चैन की सांस ली। मैं यही चाहती थी कि वह मेरे पास ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन यह कब तक मुमकिन था? वह मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसकी आंखों में प्यार देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस शख्स के मुंह जोर जज्बों समेत इसे रोक सकूं। वह मेरे चेहरे की तरफ बड़े गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, न मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी, या भी नहीं कि यह कोई ज़बरदस्ती का बंधन था। लेकिन फ़िलहाल मेरा सारा डर इस बात से बैठ गया कि मेरे लिए मौत का पैगाम आ जाता अगर रात को मैंने मेडिसिन न खाई होती। कहने लगा, कितनी खूबसूरत मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकसाता है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और पति दोनों बहुत अच्छे थे। ननद शादी का हंगामा ख़त्म होती ही अपने घर को जा चुकी थी। गौरा ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते की नसीहत ही याद करवाता ही था। लेकिन इन 3 दिनों में मैं यह जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता था, मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल की हो। एक बार खाने के दौरान मेरे गले में मिर्ची लग गई। मैंने गौरा का गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी। जब मैंने पानी का गिलास वापस रखा तो उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा, आप इसी गिलास में पानी पी लें, यह आपका ही तो गिलास है। कहने लगा, नहीं, मैं किसी का झूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामले में भी वह कुछ ऐसा ही था। खाना भी वह अपनी अलग प्लेट में खाता था। एक बार मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर दिया। उसने तौलिया उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से से मुझसे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी चीज़ें मत इस्तेमाल किया करो पूजा, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और गौरव की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वह मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक जताएगा तो मैं क्या करूँगी। मैं उस वक्त यह सोचकर मेरा दिल दहल जाता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया, खाना भी बनाने लगी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब गौरव अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी जब वह मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजरे हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी भी नहीं सोचा। वह मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रखते हुए कहने लगा, छोड़ो यह सब, मेरे साथ कमरे में चलो। मेरा हाथ थाम वह मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूँ थी कि जैसे थर थर काँपने लगी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत गैर होने लगी। चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी। मेरा बदहवासी को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया। दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरे तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है पूजा?
मैंने कहा मुझे डर लगता है। कहने लगे मैं किस लिए हूँ। यह कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी उंगली में लपेटना शुरू किया, फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगा। लेकिन मैंने फौरन उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका था। कहने लगा आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमने ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर करूंगा। यह कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। मेरी हालत यह थी कि मैं अपने आंसू पर जब्त बांधे बैठी बड़ी मुश्किल से पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वह मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा गौरव प्लीज़ मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दे। कहने लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी जज्बात बढ़ती जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद के पीछे किया। मैंने कहा मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें। बेहोश हो जाओगी। ठीक है हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वह सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वह शख्स मुझे छोड़ने पर तैयार ही न था। वह मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वह फौरन से मुझसे पीछे हट गया। ओहो, सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। यह सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम था। इससे पहले कि वह मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा क्या चीज़ हो तुम। मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वह चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर वह उस चादर को ढूंढने लगा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बैठ गया। कहने लगा सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बख्शी करवा दी है। यह सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगा मेरे मिजाज को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे यह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल का माहौल है, सावधानी ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत कहीं गंवा कर आई हो। यह कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ किया और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन गौरव मुझसे कहने लगा कि उसका दोस्त कनाडा गया था, अभी वापस आया है। अभी उसे पता चला है कि मेरी शादी हुई है, इसलिए कह रहा था कि मुझे अपनी शादी की ट्रीट दो। यह कहकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा मैं उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कॉफ़ी डिशेस बनाई थी, गौरव ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा वह तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा क्यों, किसी अजनबी से मिलो, वह आपका दोस्त है। कहने लगा यह मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे देखकर तो बदहवास वह भी खो बैठा था। फौरन से खड़ा हो गया। मेरा पति कहने लगा समीर यह मेरी बीवी है पूजा, और पूजा यह मेरा बेहतरीन दोस्त है। मेरे लिए इसकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन गौरव के हाथ में मेरा हाथ था। मैं चाह कर भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। सामने खड़ा शख्स मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरी डर की असल वजह वही शख्स था जो मुझे शिकवा की नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा गौरव मुझे बाहर जाना है। मैंने मुश्किल ही सही लेकिन अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। मैं सीधा अपने कमरे में गई, फूट फूट कर रोने लगी। यह कैसी हकीकत है। मैं भूल जाना चाहती थी सब कुछ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। समीर से मेरी मुलाकात एक फेस्टिवल में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे और इत्तेफाक यह था कि वह किताब बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई। लेकिन फिर समीर ने मुझे वह किताब अपना फ़ोन नंबर और नाम लिखकर दे दी। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था।
काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था और उन दिनों मैं भी दोस्तों से उनके बॉयफ्रेंड के किस्से सुन सुनकर बड़ी चहकी होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। समीर को मैंने कॉल की थी। मैं उसे डांटने लगी, उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिखी। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया। मुझे समीर से मोहब्बत हो गई और वह भी करता था। पहले पहल तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे मिलने की बेताबी बढ़ने लगी। वह कहने लगा कि मैं पहली ही नज़र में उसे अच्छी लगी थी। वह जानबूझकर उसने मुझसे बहस शुरू की थी। उसे इस किताब से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझसे थी। इसलिए उसने अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरी दोस्तों ने कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझे बेहद पसंद हो जाएगा। 6 माह में ही हमारा यह हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारा किसी बात पर कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर किस्म की बात शेयर करने लगे थे, वह भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अक्ल मर जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार समीर ने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा कि मुझे मिले बिना चैन नहीं आएगा। मेरा अपना यही हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात उभरने लगे, बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और फिर एक बार वह सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं निकली तो कॉलेज के लिए थी, लेकिन असल मकसद समीर से मुलाकात करना था। उसे यह कहना था कि वह अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वह यह भी चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वह अपने बड़े भाई के पास जा रहा है, 3 साल बाद वापस लौटेगा और फिर ही मेरा रिश्ता मांग सकता है। इस सालों में वह ठीक ठाक सेट हो जाएगा तो मेरे घर वालों को भी इस रिश्ते पर इतराज़ नहीं होगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, समीर, मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर। मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं उसके करीब हो गई। उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में मौजूद थे जहाँ सुबह सुबह का वक्त था। मैं और समीर थे। वहाँ किसी का भी गुजर नहीं था। मेरे यूं रोने पर वह बौखला गया, मेरा सर हिलाकर तसल्ली देने लगा। कहने लगा, तुम दिल बुरा मत करो, लेकिन यह तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे माँ पापा कभी भी मेरी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझसे तो नहीं करेंगे। मैं उसके साथ लगकर रोई जा रही थी। पता नहीं कब समीर पर बेखुदी सी छाने लगी। वह मुझे अपने एक दोस्त के घर में ले आया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर मैं पहले तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन मुझे समीर पर भरोसा था। वह मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर कैसे जाऊँगा। मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो मैं तुम्हें याद करूँ। यह सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस थी, इसलिए ज़्यादा इतराज़ नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार की। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ वह एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोई जा रही थी। वह कहने लगा, मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी। कहने लगा, नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारा एमए कंप्लीट होगा मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना। मैंने पहले 3 साल उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहल तो वह मुझे कनाडा से कॉल भर बात किया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल अपनी आनी ही बंद हो गई। उसका फ़ोन जाने लगा। बहुत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। 4 साल मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे। मैं कभी कोई बहाना करती, कभी कोई, लेकिन गौरव के रिश्ते में कोई भी ऐसी बात ना थी कि मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत था, हैंडसम था, हर लिहाज से अच्छा था। मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे माँ पापा मेरी उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी गौरव से हो गई। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब कशमकश में गिर गई, क्योंकि वह जान जाता कि मैं शरीफ नहीं हूँ। अब तो समीर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 3 साल का कहकर 4 साल में भी नहीं आया था, तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी।
मेरा पति बगैर सफ़ेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार ना था। उसे मेरी शरीफाई का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। गौरा अब कमरे में आया, मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ, कुछ देर में फ़र्क पड़ जाएगा। कहने लगा समीर मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रुके ही नहीं। मैंने कहा मेरे सर में सुबह से ही दर्द था, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्या बुरा हुआ है? वो कहने लगा कि समीर एक लड़की से मोहब्बत करता था, बेहताशा उसे चाहता था, उसकी खातिर दूसरे देश भी चला गया था, लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी एक टांग कट गई। अभी भी वह स्टिक से चलता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल तक टूट गया था, इसलिए उस लड़की से उसका दोबारा संपर्क नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे 4 साल का पाबंद कर लिया कि जैसे वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस अपना देश नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाहकर भी कोई संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि उसका नंबर उसी फ़ोन में सेव था जो टूट चुका था। अब वापस आया है तो इसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है। इसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने आया था। फिर कहने लगा तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों रखना चाहता था? मैंने पूछा क्यों? कहने लगा उस लड़की ने मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी पीछे ना हटी थी और अब किसी और के साथ शादी करके बिंदास ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा था जो शादी से पहले अय्यासियाँ करती है और पति को खबर तक नहीं होती कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की शरीफ भी है या नहीं। मैं गौरव की बात सुनकर रोने लगी। कहने लगा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने समीर से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं था कि यूँ गुनाह कर बैठूंगी। मैंने 3 साल उसका इंतज़ार किया था। मुझे लगा उसने बेवफा की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ हादसा पेश आया है। शादी के बाद मुझे यही खौफ था कि तुम जान जाओगे, तुम मुझे रखोगे नहीं, मुझे तलाक दे दोगे। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें सच बता दूँ, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर गई थी। तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते थे, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे? लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर बात कह दी है। चाहे तो मुझे माफ़ कर दो, चाहे तो सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हुई। मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ औरत का पति उसे दे सकता है, गैर मर्द नहीं। मुझे समीर की यह बात बहुत बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत बुरा भला कहता था क्योंकि यह बात बहुत गलत है। फिर कहने लगा मैंने अपना हर जज्बा संभाल के रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होने लगा। तुमसे जो मेरी मोहब्बत बन गई, शादी के 2 पलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ही मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। पति पत्नी एक दूसरे का पूरक होते हैं और पत्नी की इज्जत को पर्दे में रखता है। इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं तुम्हारा यह इज्जत छुपा लूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गौरव का दिल इतना बड़ा है। गौरव ने समीर से दोस्ती तोड़ दी। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए। गौरव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने मुझे कभी मेरी उस गलती की ताना ना दिया। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।